कैंसर्स में दो प्रॉब्लम होती है, अनियंत्रित अनकंट्रोल मैनर में ग्रो करने लगे और दूसरा अमर हो जाती है। ब्रेस्ट में अगर गांठ हो रही है तो कैंसर हो सकती है। साइज और शेप में बदलाव हो सकता है। हमने ये भी देखा है कि अगर किसी घर में कैंसर का पेशेंट होता है तो लोग घर में शादियां नहीं करते। मोटापे की वजह से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। ब्रेस्ट को नॉर्मल ब्रेस्ट को ग्रो करने के लिए एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है। निप्पल में डिस्चार्जेस हो सकते हैं। शराब का सेवन करने से एस्ट्रोजन के लेवल्स बॉडी में बढ़ जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का निदान संभव है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त समीर गोयल और आज एक नई श्रृंखला शुरू हो रही है, द कन्वर्सेशन अबाउट कैंसर। कैंसर एक अजीब सी ऐसी कंडीशन है जिसको सुनकर किसी को भी एक अजीब सी फीलिंग होती है, डर लग जाता है। एक सोशल स्टिग्मा कैंसर के साथ जुड़ा हुआ है। कैंसर बोलते ही ऐसा लगता है जैसे कोई डेथ सेंटेंस, कोई सजा सुना दी गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। समय बदल चुका है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मिथ्स हैं, डर हैं, जो मैं आज इस प्रोग्राम के, इस एपिसोड के, इस बातचीत के जरिए दूर करनी है। हर 14 सेकंड में इस संसार में किसी न किसी महिला को ये शब्द सुनने पड़ते हैं, आपको ब्रेस्ट कैंसर है। आप सोच के देखिए दोस्तों, क्या गुजरती होगी उस महिला के ऊपर, क्या मानसिक स्थिति होती होगी इस महिला की। डर, भय, उदासीनता, इस समाज से कट जाने का एक फीलिंग कैसा होता होगा। लेकिन दोस्तों, ये प्रोग्राम इसी चीज को ठीक करने के लिए, इसके बारे में बातचीत करने के लिए और ये भ्रांति दूर करने के लिए है। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रिया तिवारी मैम हैं, जिनसे हम बात करेंगे इन्हीं सब भ्रांतियों को लेकर, इन्हीं सब डर को लेकर, इन्हीं सब चीजों को दूर करने के लिए। मैं डॉक्टर प्रिया तिवारी मैम का छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। डॉक्टर प्रिया तिवारी मैम ने अपना MBBS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से किया। वहां से उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली से उन्होंने अपना MD और ऑन्कोलॉजी में DM किया। डॉक्टर तिवारी आज की डेट में इंडिया के टॉप ऑन्कोलॉजिस्ट में शुमार रखती हैं और आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव की ऑन्कोलॉजी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, विभाग प्रमुख हैं। डॉक्टर तिवारी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस प्रोग्राम। प्रोग्राम को शुरू करते हुए मैम, मैं आपसे उन्हीं चीजों के बारे में बात करूंगा जब कोई एक लेमैन, कोई एक साधारण व्यक्ति, कोई महिला, स्पेसिफिकली इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई एक महिला क्या सोचती है जब उनको ये शब्द सुनाई देते हैं। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमें ये बताएं, जैसे ये कहा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर है जी, तो उसकी परिभाषा क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। तो पहले तो थैंक यू फॉर द इनविटेशन मैम। ब्रेस्ट कैंसर जब समझना है तो ये समझना है कि कैंसर क्या होता है। कैंसर हमारी जो सेल्स होती हैं बॉडी की, तो हमारी बॉडी में जो नॉर्मल सेल्स हैं, अगर वो अनियंत्रित तरीके से ग्रो करने लगे, बढ़ने लगे, तो वो कैंसर बना लेती हैं। तो हमारी जो बॉडी में सेल्स होती हैं वो कुछ समय तक तो ग्रो करती हैं, लेकिन फिर उनका जब एक नॉर्मल जो एज होता है उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। बट कैंसर में ऐसा नहीं होता है। कैंसर्स में दो प्रॉब्लम होती है। तो जैसा कि पहला मैंने बताया कि अनियंत्रित अनकंट्रोल मैनर में ग्रो करने लगे और दूसरा अमर हो जाती हैं। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट कैंसर में ये प्रॉब्लम्स होती है कि सेल्स रिफ्यूज टू डाई। ओह माय गॉड। हाँ, सुनने में तो सबको अमरत्व चाहिए, है ना, तो बड़ी अच्छी चीज लगती है, पर देखिए अमरत्व के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप इस प्लेनेट पे देखिए, ह्यूमन बींग्स ग्रो कर रहे हैं तो हम सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। जब हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कैंसर भी हमारी बॉडी में यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि जो बॉडी के अपने रिसोर्सेज नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज होने चाहिए, जो हम न्यूट्रिशन खाते हैं, अगर ये प्रॉब्लम, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, ये उनको यूज करने लगते हैं, तो जो बॉडी के नॉर्मल ऑर्गन्स होते हैं उनका न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, उनका ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, इसीलिए कैंसर से डेथ हो सकती है। कैंसर बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है क्योंकि सेल्स हर जगह हैं, टिप ऑफ द नोज से लेकर टिप ऑफ द फिंगर, हार्ट, लंग, किडनी, ब्रेस्ट, कहीं पे भी। इसीलिए कैंसर केवल एक बीमारी नहीं है।
कम से कम 100 से ज्यादा किस्म के कैंसर्स हो सकते हैं। और अगर यही प्रॉब्लम, यही सेल्स ब्रेस्ट में हो जाए तो वो ब्रेस्ट कैंसर कहलाती है। अमेजिंग, अमेजिंग। एक नई परिभाषा दी डॉक्टर साहब आज आपने, बहुत प्यारे ढंग से, बहुत साफ सुथरे लैंग्वेज में आपने बताया। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों, जो भी आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, काफी क्लैरिटी आई होगी, बहुत समझ में आया होगा कि क्या है कैंसर और किस तरीके से ये कुछ सेल्स हैं जो अमृतत्व प्राप्त कर लेते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही सही कहा। लेकिन गौर कीजिएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां पर जरूर एक बात कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि जैसे ही हम कैंसर सुनते हैं जी, एक शब्द भारी भरकम सा हमारे दिमाग में आता है, वो है डर। जी, जबकि ऐसा मेरे ख्याल से अब नहीं है। कैंसर एक दूसरी बीमारियों की ही तरह एक बीमारी का नाम लिया जा सकता है। क्या कहते हैं आप डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है ना, डर इस वजह से होती है क्योंकि जागरूकता का अभाव होता है। प्रॉब्लम यह है कि कैंसर के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं कैंसर में क्या होता है। हार्ट अटैक सबको पता है जी, कि हार्ट में प्रॉब्लम होती है, चलो हार्ट अटैक है, पता है, इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कैंसर के बारे में जागरूकता ही नहीं है, इसीलिए लोग डरते हैं। अच्छा, जागरूकता नहीं है इसीलिए कैंसर समय पे पता नहीं चलता। समय पे पता नहीं चलता तो इसका इलाज नहीं हो पाता। अगर इलाज नहीं हो पाएगा समय पे, पता न चलने की वजह से, तो डेथ्स हो सकती है। और डॉक्टर साहब यहाँ पर आपके इसी बहुत ही बढ़िया जवाब से एक सवाल उठ रहा है। जी। कैंसर जैसे ही दिमाग में आता है तो लोगों के दिमाग, ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम जी। बात करें स्पेसिफिकली, कि जी गांठ हो गई, जी। मान लिया कि चलिए गांठ है, छोटी है, बड़ी है, जो भी है, दुख भी नहीं रही है, दर्द भी नहीं कर रही है, तो अगर हम एक सेकंड के लिए सोचें कि ये ब्रेस्ट कैंसर की तरफ जा रहा है मामला, जी, तो और क्या सिम्टम्स और क्या लक्षण होते होंगे जिससे हमें थोड़ा सा जागरूक हो जाना चाहिए? देखिए सबसे जरूरी चीज ये समझना है कि ब्रेस्ट में अगर गांठ हो रही है तो कैंसर हो सकती है, लेकिन 10 में से 9 गांठें कैंसर नहीं होती हैं। तो हर गांठ कैंसर की नहीं है, पहले तो ये बात समझनी है। तो इसलिए लोगों को जब ब्रेस्ट में गांठ होती है, पता चलता है, तो पैनिक नहीं करना चाहिए। ओके। बट हाँ, ये भी बात सही है कि कैंसर का सबसे कॉमन लक्षण, जैसा कि आपने बोला, लंप होता है, जिसे कि गांठ बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या चिन्ह हो सकते हैं? एक होता है कि ब्रेस्ट का नॉर्मल साइज एंड शेप। तो जब कैंसर डेवलप होता है, क्योंकि ये सब ब्रेस्ट के अंदर से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तो साइज और शेप में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि जो ब्रेस्ट के ऊपर की त्वचा है, वो कई बार ऐसी दिखने लगती है जैसे ऑरेंज। सुनने में ये थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन ऐसा भी होता है कि जो त्वचा जो है वो ऑरेंज के छिलके जैसी लगने लगे, ऐसा कैंसर का लक्षण होता है। साइज और शेप में चेंज हो जाए, अचानक से ब्रेस्ट बहुत बड़ा या बहुत छोटा हो जाए। इसके अलावा निप्पल में डिस्चार्जेस हो सकते हैं, इसमें से ब्लड आ जाए। डिस्चार्जेस बहुत, कई बार ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जब खत्म हो जाए तभी भी डिस्चार्जेस होते रहते हैं। जी। तो डिस्चार्जेस देखिए इन्फेक्शन में भी हो सकते हैं, बट हाँ, डिस्चार्जेस ब्रेस्ट कैंसर का भी लक्षण है। अच्छा, ब्रेस्ट में तो गांठ हो गई, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि गांठें ब्रेस्ट कैंसर की वजह से आर्मपिट्स में भी हो सकती हैं। आर्मपिट मतलब कांख के बगल? यस, कांख जिसे बोलते हैं। कांख। अगर कांख में गांठ बन जाए तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा देखिए, जब बॉडी में कैंसर डेवलप होता है, तो जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि ये बॉडी के ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, बॉडी के रिसोर्सेज को यूज करने लगता है, इंसान को वेट लॉस शुरू हो जाता है। इंसान जो भी खा रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, वो कैंसर खा के ग्रो कर रही होती हैं, है ना? तो वेट लॉस शुरू हो जाता है। तो अगर सपोज करिए कोई महिला ऐसी है, कैंसर औसतन ना 40-50 साल की उम्र का रोग है, तो अगर किसी की एज ज्यादा है, 40-50 साल से ज्यादा है, और अगर किसी को वेट लॉस स्टार्ट हो जाए, तो हम ओपीडी में कोशिश करते हैं कि हम उनका जरूर ब्रेस्ट एग्जामिन कर लें जी, कि मुझे पता है कि ऐसा कैंसर का लक्षण हो सकता है। अच्छा, फिर कैंसर से एक डर इस वजह से भी होता है कि जो कैंसर की सेल्स होती हैं वो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं, तो इसीलिए सिम्टम्स इस वजह से भी आ सकते हैं कि बीमारी कहीं और चली गई है। जैसे कि अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, तो ब्रेस्ट कैंसर की जो सेल्स होती हैं वो ब्लड में जाती हैं, ब्लड के थ्रू वो बोन्स में जा सकती हैं, हड्डियों में। तो लोगों को हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, तो 40 साल से ऊपर के लोग हैं और लगता है हड्डियों में दर्द शुरू हो गया, तो जरूर वहां पे कुछ ना कुछ कैंसर के टेस्ट करवा लेने चाहिए। लिवर में जा सकता है, जिससे जॉन्डिस हो सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कैंसर की वजह से होते हैं। तो इसलिए ये पता होना है कि ब्रेस्ट में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और ब्रेस्ट से बाहर क्या प्रॉब्लम होती है। इसको समराइज करें अगर जी, सो 1 2 3 ऐसे करके अगर हम बोले, तो लक्षणों को एक बार जरा सा नंबराइज कीजिए। सर सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण ब्रेस्ट लंप, ओके, ब्रेस्ट लंप या फिर आर्मपिट में लंप, ठीक है मैम। चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है मैम। निप्पल डिस्चार्जेस, स्पेशली अगर ब्लड डिस्चार्जेस है,
skin changes. Skin changes. So these are the most common symptoms of breast, but there could be other systemic symptoms also, such as weight loss, weakness, or bone pains, or sometimes features of jaundice or liver failure. ओके दोस्तों, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने समझाया है, अब बहुत क्लैरिटी आई होगी कि सिम्टम्स क्या हैं। मेरी गुजारिश रहेगी इस प्रोग्राम को एक बार नहीं 2-3 बार देखिए, जिससे कि आपको याद हो जाए, अवेयर हो जाएं आप कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और हमें कब तुरंत डॉक्टर के पास, डॉक्टर प्रिया तिवारी मैम जैसे डॉक्टर्स के पास हमें जाना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगा मैम। कैंसर के बारे में ये भी सुना जाता है, भ्रांतियां भी हो सकती हैं और कुछ सच्चाइयां भी, कि अगर कुछ हेरिडेटरी है, पारिवारिक कुछ इतिहास है, दादी को या परदादी को या माँ को अगर कुछ ऐसा है तो वो भी महिलाओं में आ सकता है। ये कितना सच है? और एक तो नंबर 1 इज दिस, नंबर 2, कुछ हमारी आदतों की वजह से भी असर आता है क्या इस चीज पर? मतलब क्या हम ब्रेस्ट कैंसर डेवलप कर सकते हैं कुछ गलत आदतों की वजह से? जी, बहुत सही बात की आपने। पहली चीज तो कैंसर और अनुवांशिक कंपोनेंट जिसे कहते हैं, हेरिडिटरी कैंसर। ओके, अगर इनके बारे में बात करें, देखिए कैंसर के बारे में ना लोगों को बहुत स्टिग्मा है। हमने ये भी देखा है कि अगर किसी घर में कैंसर का पेशेंट होता है तो लोग घर में शादियां नहीं करते। स्टिग्मा की एक वजह यह भी है क्योंकि कैंसर कुछ केसेस में अनुवांशिक होती है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी चलती है। ऐसा इस वजह से होता है कि देखिए कैंसर ना जो होता है बेसिकली डीएनए, जो डिफेक्टिव डीएनए होते हैं ना जीन्स, उनकी वजह से अगर उनमें किसी वजह से खराबी हो जाए तो जिसकी वजह से सेल्स में खराबी आती है। तो कैंसर जो है डिफेक्टिव डीएनए की वजह से होता है। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफेक्टिव डीएनए को रिपेयर करने के लिए। ठीक बात है। अब हम कुछ भी खाते हैं, हम कुछ भी सोचते हैं, उम्र के साथ डीएनए में भी ना खराबी आती रहती है। तो बॉडी हमारी डिफेंसिव मैकेनिज्म्स भी क्रिएट करके रखती है और उनको रिपेयर करने का काम भी करती है। बट अगर वो रिपेयर मैकेनिज्म ही फॉल्टी हो, गलत हो जाए, उन्हें कुछ गड़बड़ी आ जाए, तो जाहिर सी बात है रिपेयर डीएनए हो नहीं पाएगा, डिफेक्टिव डीएनए बढ़ जाएगा और ऐसे लोगों में कैंसर के रिस्क ज्यादा होते हैं। और यही कैंसर जो होते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी ऐसे ही डिफेक्टिव जीन्स की वजह से ट्रांसफर होते हैं। तो 5 से 10% जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उनमें अनुवांशिक कंपोनेंट होता है। अच्छा, कैसे पता करते हैं? क्योंकि ओपीडी में बैठते हैं सर, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि मुझे कैंसर है, क्या मेरी बेटी को हो सकता है? करेक्ट। क्या मेरे बेटे को हो सकता है? या फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पिताजी को कैंसर था, क्या मुझे कैंसर हो सकता है? सो देखिए, जिन लोगों में अनुवांशिक वजहों से कैंसर होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से कैंसर होता है, डिफेक्टिव जीन्स की वजह से कैंसर होता है, ऐसे लोगों में ना हमें कुछ साइंस एंड सिग्नल्स मिल जाते हैं जिससे हमें ये पता चल सकता है कि हाँ, शायद इस घर में इस पर्सन के अंदर जो कैंसर है वो इस वजह से है। तो वहां हम एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट करते हैं। तो वो पॉइंटर्स क्या होते हैं? मल्टीपल फैमिली मेंबर्स। जैसे सपोज करिए कि किसी, अब देखिए जीन्स की बात हो रही है, तो जीन्स तो बहुत फैमिली मेंबर्स के आपस में शेयर होते हैं। जी। तो मल्टीपल फैमिली मेंबर्स में हमें कैंसर मिलते हैं। पता चला कि एक पेशेंट को कैंसर था, उसकी बहन को भी कैंसर है, या उनकी मदर को कैंसर था, या कम से कम मासी की लड़की में कैंसर है, या लड़के में कैंसर है। जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं ये ट्रांसमिटेबल होती हैं, है ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसमिट होती हैं। तो हमें मल्टीपल जनरेशन में मिलता है कि एक जनरेशन में चलो ग्रैंडफादर को कैंसर था, फिर अब इनको कैंसर हो गया। तो हमें जहाँ पे, तो इसलिए हम डिटेल फैमिली हिस्ट्री लेते हैं जी। अच्छा, यंग एज में कैंसर हो जाए, देखिए कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जो बढ़ती उम्र के साथ ज्यादा देखी जाती है, और इसीलिए एक ये भी रिस्क है कि आजकल इंडिया में हम कैंसर ज्यादा देख रहे हैं क्योंकि पीपल आर लिविंग लॉन्गर। करेक्ट। हाँ, तो कैंसर इज अ डिजीज विच वी सी, जो हम ना 40-50 साल की उम्र के बाद ज्यादा देखते हैं। बट अगर हमें यंग लोगों में कैंसर मिल जाए 30 साल की अवस्था में, 22 साल की अवस्था में, तो हमें इतना पता है कि यहाँ पे कुछ जीन्स में प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से कैंसर जल्दी हो रहा है। अच्छा, एक और क्या चिन्ह होता है कि एक ही इंसान के अंदर 2 तरह के कैंसर हो जाए। ओह माय गॉड। जी, ऐसा भी होता है। लोगों को लगता है कि एक कैंसर हो गया तो कई बार वहां पे बस नहीं होती, कई बार 1 से ज्यादा कैंसर्स मिलते हैं। जिनके अंदर जीन्स की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर हमें ब्रेस्ट में कैंसर, ओवरीज में कैंसर, एक स्किन कैंसर होता है, मेलानोमा, पैनक्रियाटिक कैंसर, ऐसे दिख सकते हैं हमें। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, मेल्स में अगर ब्रेस्ट कैंसर हो, अब ये बात बड़ी अजीब लगती है, मेल्स में कैंसर, मेल्स में तो ब्रेस्ट के बारे में कोई बात ही नहीं करता, ब्रेस्ट कैंसर की बात तो बहुत दूर की बात है। मेल्स में अगर ब्रेस्ट कैंसर हो तो वहां पे 100% टेस्ट करना चाहिए ये देखने के लिए कि कैंसर कहीं जीन्स पे रन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि देयर इज अ चांस ऐसे लोगों में मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर भी होते हैं। अगर मेल में ब्रेस्ट कैंसर हो जी, उसके लक्षण क्या होंगे? मतलब किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि
मेरे को ब्रेस्ट कैंसर हो गया या मुझे चेक कराना चाहिए? सर देखिए, बहुत रेयर बीमारी होती है मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, इसीलिए स्क्रीनिंग जैसे टेस्ट जो कि फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिकमेंडेड है, वैसे तो टेस्ट नहीं है, लेकिन चिन्ह जो है वो फीमेल ब्रेस्ट कैंसर जैसा ही होते हैं। जो सिम्टम्स होते हैं वो फीमेल ब्रेस्ट कैंसर। सो मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन होता है वो लंप या गांठ ही होती है। ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, निपल से डिस्चार्ज, हाँ जी। आर्मपिट में गांठें, चेंज इन साइज एंड शेप, ये सारी चीजें मेल्स में हो सकती हैं। सो हाँ, दूसरी चीज ये कि एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट करके सर जीन्स आइसोलेट करके ये पता कर सकते हैं कैंसर अनुवांशिक है या नहीं। तो जहां हमें लगता है कि हाँ जरूरत है, करना चाहिए, वहां ये सिंपल ब्लड टेस्ट इंडिया के हर छोटे बड़े शहर में उपलब्ध हैं और डॉक्टरी रिकमेंडेशन पे किए जा सकते हैं। रिपोर्ट 2-3 वीक्स में आ सकती है। अब आपके आई थिंक एक दूसरा क्वेश्चन भी था कि आदतें क्या है? जी, आदतें। देखिए, सबसे जरूरी चीज ये समझनी है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कैंसर का, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, और वो क्या है? बढ़ती उम्र। ओके, तो इसलिए दुनिया का हर इंसान कुछ अच्छी आदतों के साथ हो, कुछ बुरी आदतों के साथ हो, कैंसर उसे हो सकता है, और ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। लेकिन हाँ, कुछ रिस्क फैक्टर्स की वजह से रिस्क ज्यादा हो जाता है और कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स की वजह से रिस्क कम किया जा सकता है। तो कुछ तो हमारे हाथ में भी चीजें हैं। जी हाँ। इंडिया में ओबेसिटी का खतरा बहुत बढ़ रहा है, ओबेसिटी कैपिटल बन रहे हैं अब हम। मोटापे की वजह से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, अटपटा सा लगता है, मोटापा और कैंसर। यहाँ तो मैं बोल रही हूँ कि कैंसर में वेट लॉस होता है। और जबकि सर मोटापे की वजह से क्या होता है ना, जो हमारी फैट चर्बी की लेयर होती है ना, वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्रिएट कर देती है। ठीक बात है। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ग्रो करने के लिए ना, नॉर्मल ब्रेस्ट को ग्रो करने के लिए एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है। ये फैट में भी बनता है, हम चर्बी के लेयर में बनता है ये। तो अगर एस्ट्रोजन, जो लोग मोटे होते हैं उनमें एस्ट्रोजन का कंटेंट बढ़ जाता है, और ये ब्रेस्ट की टिश्यू को ना कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट करता रहता है ग्रो करने के लिए। ओके, तो किसी भी वजह से अगर एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में बढ़ जाए तो मोटे लोगों में ये दिक्कत होती है। शराब के सेवन से दिक्कत बढ़ती है। शराब का सेवन करने से एस्ट्रोजन के लेवल्स बॉडी में बढ़ जाते हैं। कुछ तरह की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो देखिए ओसीपीज तो अच्छे होते हैं, बट हमें साथ में उनका कंटेंट भी देखना चाहिए। कुछ ऐसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, कुछ हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज होते हैं जिसमें एस्ट्रोजन काफी ज्यादा होता है। बढ़ जाता है। ऐसी सप्लीमेंट्स जो हैं ये ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। अच्छा, लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी ना करें, देखिए बॉडी के ऊपर ना बहुत तरह के स्ट्रेसर्स होते हैं, तो बॉडी कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू रिपेयर देम। फिजिकल एक्टिविटी से हम सारे स्ट्रेसर्स इंप्रूव कर सकते हैं। साइंटिफिक डेटा है कि अगर आप 5 दिन कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें हफ्ते में, आधे घंटे के लिए भी करें, जिसमें कि ब्रिस्क वॉक हो गया, साइकिलिंग हो गया, रनिंग, जॉगिंग, कुछ भी करें, तो आप कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। अच्छा, खाने में आजकल बातें होती हैं, बहुत जरूरी है खान पान भी समझना। 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, रेड मीट एंड प्रोसेस मीट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि अगर रेड मीट का कंजम्पशन ज्यादा है, प्रोसेस मीट का कंजम्पशन ज्यादा है, तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा है। दूसरे कैंसर्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सब इसी बात से एक सवाल और दिमाग में आ रहा है, कभी किसी ने जिक्र किया था इस बात का, आज की दुनिया में डेवलपमेंट हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो उसके कुछ गलत इफेक्ट भी हमारे समाज पर आ रहे हैं। उसमें से एक गलत इफेक्ट है कि कई लेडीज अब शादियां भी नहीं करती। जब शादियां नहीं करती तो बच्चे नहीं होते तो जाहिर सी बात है ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, प्रकृति ने बनाया है जी, उसके अगेंस्ट चली गई वो जी। तब मेरे को किसी ने जिक्र किया था कि बिकॉज ऐसा हो रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही, उस वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। क्या ये इसमें कुछ सच्चाई है? जी बिल्कुल है। देखिए, जब ब्रेस्ट फीडिंग चल रही होती है ना, तो बॉडी में कुछ ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल कम रहता है। ओके जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत हद तक एस्ट्रोजन से रिलेटेड है, तो जी हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग से प्रोटेक्शन तो बिल्कुल हो रही है। यस दोस्तों, इस चीज का ख्याल रखना जरूरी है। ये भ्रांति है जो आज डॉक्टर साहब ने दूर की है। ब्रेस्ट फीडिंग एक बिल्कुल प्राकृतिक नियम है, एक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। इसके अगेंस्ट जाना या इसको टाल देना या इसको नेग्लेक्ट करना उचित नहीं है। ये भी उन्हीं आदतों में जिनमें डॉक्टर साहब ने थोड़ी 2-4 आदतें बताई, जैसे ड्रिंकिंग या रेड मीट या प्रोसेस्ड मीट, उन चीजों के बारे में बताया, उसी में एक ये प्रोसेस भी है। एक और सवाल दिमाग में आ रहा है, क्योंकि जब हम ब्रेस्ट कैंसर सुनते हैं या कोई भी महिला ब्रेस्ट कैंसर सुनती है और वो अगर पढ़ी लिखी है, तो उसके दिमाग में एक बात तो साफ साफ आती है कि सेल्फ चेक। जी, और जाहिर सी बात है, पहला तो पहचान या सिम्टम या महसूस तो उसी को होने वाला है। यस।
तो वो सेल्फ चेक करेगी। जी। कई बार महिलाएं सेल्फ चेक करती ही नहीं या उन्हें पता ही नहीं कि सेल्फ चेक किया कैसे जाए। जी। इसके बारे में डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? देखिए सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं पता। जी। तो उनको पता ही नहीं कि कैंसर जैसी बीमारी ब्रेस्ट में भी हो सकती है। अब एक्चुअली जब कैंसर के बारे में नॉलेज पता होगा, फिर पता चलेगा कि कैंसर तब सबसे अच्छी तरह ठीक होता है अगर समय पे पकड़ा जाए। बिल्कुल ठीक। यानी कि बीमारी जब एक ही ऑर्गन में छोटी सी गांठ है तो 100% चांस है कि वो इलाज से बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो अगर समय पे पकड़ी जाएगी तो बीमारी ज्यादा फैलेगी नहीं, वापस आने का रिस्क कम हो जाएगा। और इसीलिए ये चीज जरूरी है कि हम समय समय पे कुछ ना कुछ चेकअप करते रहें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ब्रेस्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो बड़ा सुपरफिशियल सा ऑर्गन है। ये फेफड़े जैसा नहीं है, ये स्टमक जैसा नहीं है कि हम पैल्पेट करके टच नहीं कर सकते। सारी महिलाएं अगर ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन सीख लें, सर यूट्यूब पे आज अच्छी वीडियोस अवेलेबल है, सबको एक्सेसिबिलिटी है यूट्यूब की, घर में देख सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर थोड़ा सा भी सेल्फ एग्जामिनेशन सीख लें और रेगुलरली अगर अपना ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन कब 20 साल की उम्र से स्टार्ट कर दें, कितना फ्रीक्वेंटली करें, महीने में एक बार करें। कब करें? जब पीरियड्स खत्म हो जाते हैं ना, उसके जैसे कि पीरियड साइकिल 3 to 4 डेज के होते हैं, उससे 2-3 दिन के बाद, क्योंकि पीरियड्स के दौरान क्या होता है ना सर, ब्रेस्ट में इंगॉजमेंट आता है तो वैसे भी थोड़े फुलनेस आ जाती है। तो पीरियड्स के दौरान ना करें, उसके कम से कम 2-3 दिन के बाद। छोटी छोटी गांठें पकड़ में आ जाती हैं, 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर की गांठें पकड़ में आ जाती हैं, वो आ जाते हैं हमारे पास। और भी बाकी चेंजेस पता चल जाते हैं, शेप एंड साइज में कोई चेंज है, निपल में कोई चेंज है, आर्मपिट में कोई चेंज है, तो ये चेंजेस लेके पेशेंट आ जाते हैं, हम टेस्ट करवाते हैं, कैंसर समय पे पकड़ा जाता है और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं ना। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, कैंसर को सुनते हैं या ब्रेस्ट कैंसर जैसे शब्द को सुनते हैं तो जैसे मैंने कहा कि हर 14 सेकंड में एक महिला को ये शब्द सुनने को मिल रहे हैं। इस पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर ये सेल्फ चेक जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, यूट्यूब पर बहुत आराम से ये तरीके सेल्फ चेक के अवेलेबल हैं। हर महिला को, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, हर महीने पीरियड्स के 2-3 दिन के बाद अपने ब्रेस्ट चेक जरूर करने चाहिए 20 साल की उम्र के बाद। इसमें अब कोई सोशल स्टिग्मा नहीं रह गया है, ओपनली बात होती है, डिस्कशन होते हैं, तो इसमें कोई शर्म नहीं है। अपने आप को ठीक रखना हमारा सबसे पहला दायित्व है। तो अगर ये सेल्फ चेक करके कोई भी कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर पहली ही स्टेज में पकड़ में आ जाए तो 10 में से 9 से ज्यादा महिलाएं अपनी पूरी जिंदगी बहुत स्वस्थ जीवन गुजारती हैं, बिल्कुल आजाद। ये है वो बात जो स्टैब्लिश करती है कि हमें अब डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर साहब, जब किसी पेशेंट को या किसी भी महिला को यह कहा जाता है कि आपको कैंसर है, तो आप सबसे पहले उनसे क्या बात करती है, उनको उम्मीद देने के लिए, या हाउ डू यू काउंसिल? बिकॉज आपके लिए भी तो ये बड़ा डिफिकल्ट होता होगा किसी कैंसर पेशेंट को डिक्लेयर करना। सर देखिए, एक टर्म होता है पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप। 2 तरह के पेशेंट्स आते हैं। एक होते हैं कि जिनको केवल गांठ पता चली बट अभी तक कैंसर की डायग्नोसिस नहीं है, तो कुछ गांठ पता चली और वो सीधे हमारे पास आ गए। अब इंडिया उन कंट्रीज में से है कि जहां पे पेशेंट को गांठ पता चलती है तो वो जनरल फिजिशियन पे जाने की बजाय वो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आ सकता है। सर, ये हमें रियलाइज नहीं होता कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं वहां पे हमारे पास क्या पर्क्स हैं, बट इंडिया में ये चीज है, ये किसी और कंट्री में नहीं हो सकता। तो एक तो ये तरह के मरीज आते हैं कि हाँ गांठ पता चली, फिर मैंने कुछ तो हमें समझ में आ भी जाता है शुरुआती चेकअप्स पे कि ये कैंसर नहीं है, लेकिन हाँ जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें लगता है कि ये कैंसर हो सकता है। तो फिर एक इन्वेस्टिगेशन होती है, बायोप्सी FNAC बोलते हैं, कि निडल डाली, सैंपल लिया। यहाँ पे एक भ्रांति है, लोगों को लगता है निडल डालेंगे कैंसर की गांठ फूट जाएगी, जो कि सही नहीं है। ये बहुत सेफ प्रोसीजर होता है। तो जब निडल डालेंगे, सैंपल ले लेंगे, कोई चीरा फाड़ा का काम नहीं है, और वो डायरेक्टली माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन कर ली जाती है और पता चल जाता है कैंसर है या नहीं। अच्छा, अगर कैंसर है तो जब पेशेंट रिपोर्ट लेकर आते हैं ना, तो एक ही बात जरूरी है समझना कि उस समय हमारा सारा कंसंट्रेशन, उस फोकस उस पेशेंट पे होना है। मेरा फोन बज रहा है, मैं किसी और से बात कर रही हूँ, मैं किसी और से हंस रही हूँ, तो ये चीजें ना मुझे ये दिखाता है कि मैं बहुत कैजुअल हूँ। बिल्कुल ठीक। तो मुझे अपना सारा फोकस, अटेंशन उस पेशेंट के लिए देखना है, क्योंकि उस पेशेंट के लिए मैं क्या बोलने वाली हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है।
तो हम उस तरह का माहौल ओपीडी में हमें क्रिएट करना चाहिए। ये सारे डॉक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है सर। हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम जो पेशेंट को बताने वाले हैं, हम क्या बोलने वाले हैं, हम किस तरह की काउंसलिंग करने वाले हैं, पेशेंट की सारी आगे की जर्नी उसी चीज से डिसाइड होगी। क्योंकि बहुत हद तक बीमारियों का रिजल्ट कैसा होगा, ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स कैसे होंगे, ये सब कुछ पेशेंट के मेंटल मेकअप पे भी डिपेंड करता है। और फर्स्ट स्टेप उसमें यही रहता है कि मैं जो फर्स्ट स्टेप पे उसको ये बताती हूँ कि उसको जो कैंसर की डायग्नोसिस है वो मैं उसे कैसे माहौल में बताती हूँ, वो मैं कितनी एम्पैथी के साथ बताती हूँ। एट द सेम टाइम मुझे उसमें उन्हें कॉन्फिडेंस भी इम्पार्ट करना है कि हाँ, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट की डिटेल्स क्या हो सकते हैं, ट्रीटमेंट के पॉसिबल साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। और मुझे ओपन कम्युनिकेशन रखना है, मुझे ये कॉन्फिडेंस देना है पेशेंट को कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे, आपको जितना टाइम चाहिए आपको वो मिलेगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। यहाँ पर एक साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ, एक मतलब एक नॉर्मल रूटीन मानसिकता से जुड़ा हुआ सवाल मेरे को दिमाग में आ रहा है। फर्ज कीजिए, ईश्वर ना करे कभी भी ऐसा हो, लेकिन फर्ज कीजिए आपको अपनी सिस्टर को या आपके परम मित्र को, आपकी जो सहेली हो, उनको ये बताना हो कि ऐसा कुछ आपके साथ हो गया है। सर एक्चुअली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। तो मतलब कैंसर आजकल अनफॉर्चुनेटली इस कंट्री में इतना कॉमन हो गया है, नॉट जस्ट ब्रेस्ट कैंसर, कि नियर एंड डियर वंस पर भी मिल रहा है। जी जी। तो सर मैंने एक्चुअली वहीं से सीखा है। ओके। हाँ, कि मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर, और फिर वहीं से ये कंडीशनिंग डेवलप हुई है शायद, कि ये जो पेशेंट है इसको मुझे वही एम्पैथी देनी चाहिए जो मैं अपने नियर एंड डियर वंस को दूंगी। तो सर बिल्कुल जो वो स्टेप्स फॉलो करेंगे कि मुझे किसी अपने रिलेटिव को देना पड़े, क्लोज रिलेटिव। तो माय मैटरनल ग्रैंडमदर डाइड बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो इसलिए मुझे पता है कि बहुत ही एम्पैथी चाहिए होती है सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमें हर ट्रीटमेंट में और हर न्यूज ब्रेक करते वक्त हमें ये सोचना होता है कि अगर ये मेरे किसी रिश्तेदार को होगा तो मैं क्या बोलूंगी, मैं क्या करूंगी। जी। और कई बार पेशेंट भी ओपनली बोल देते हैं मैडम, कई बार होता है ना सर, आजकल लोग ओपिनियंस लेकर आते हैं। तो ये बड़ा कॉमन हो गया है कि आपके रिलेटिव में होगा, आपकी मदर को कैंसर हो जाएगा तो आप कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये बड़ा कॉमन, तो इसीलिए मुझे वो तो देखिए सर, मुझे जो डिसीजन पे कॉन्फिडेंस होगा वो मैं इम्पार्ट करूंगी। तो मुझे भी ये क्लैरिटी चाहिए कि मुझे क्या करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, मैं स्पेसिफिकली इस बात से थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ। ये चीज मैं साफ साफ आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर प्रिया तिवारी मैम का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य ही यही है कि कोई भी महिला जिसको इस तरह की बात कही गई हो कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, डॉक्टर तिवारी का उद्देश्य है कि वो महिला अकेली नहीं होगी। डॉक्टर तिवारी हर कदम पर, हर समय, हर मोमेंट उनके साथ होंगी, इमोशनली उनके ट्रीटमेंट करते समय। डॉक्टर तिवारी की कोशिश है कि ऐसा ट्रीटमेंट मॉडल बनाया जाए जो सिर्फ उनके डिजीज को ट्रीट ना करे बल्कि उनकी पूरी लाइफ को संभाले। WHO भी कहता है डॉक्टर साहब, कैंसर ट्रीटमेंट में क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर तो चलिए है ही है, लेकिन पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती रहे, वो उसको कभी ऐसा महसूस ना हो कि मैं कुछ अलग ही तरीके से बीमार हो गया। तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सर देखिए, जब पेशेंट ओपीडी के कमरे में आता है ना, रूम में आता है, तो वो डॉक्टर को बड़ा एलियन समझते हैं, राइट सर। तो हमें ये हो गया कि एक तो बीमारी से फाइट करना है, डॉक्टर्स के साथ भी चैलेंजेस रहते हैं, मिल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, कुछ लोग डॉक्टर स्माइल नहीं करते। हाँ। तो जनरली ऐसा होता है कि पेशेंट एक पार्टी हो जाता है, बीमारी एक पार्टी हो जाती है, डॉक्टर एक पार्टी है। तो हमें कहीं पेशेंट्स को ये समझाना है, हमें ये कॉन्फिडेंस देना है कि नहीं, पेशेंट एंड डॉक्टर आर वन टीम अगेंस्ट कैंसर। करेक्ट, इजंट इट सर? तो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस हमें ये देना है। अच्छा, पेशेंट्स के ना सर कई बार कई इश्यूज होते हैं, बहुत स्पेशली फीमेल्स में बड़ा कॉमन है, गिल्ट बहुत कॉमन होता है। जी जी जी, है ना, कि मैंने शायद कुछ गलत किया है जिसकी वजह से मुझे कैंसर हो गया है। देखिए, फीमेल्स की ऐसी अपब्रिंगिंग होती है ना सर इंडिया में कि उनको ये सिखाया जाता है कि आपको लोगों की देखभाल करनी है ना, यू हैव टू बिकम केयर टेकर फॉर एवरीबॉडी। तो जब कैंसर होता है तो उनको लगता है कि नाउ दे आर समबडी एल्स हैव टू टेक देयर केयर। तो उसमें काफी लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, तो फीमेल्स को ये बात भी बड़ा परेशान करती है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो फीमेल्स के दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं। मैंने ये बात रियलाइज किया है कि कई बार ना सर एक काउंसलिंग बहुत हेल्प करती है। तो आजकल स्पेशली हर अच्छे हॉस्पिटल्स में ना एक साइको ऑन्कोलॉजिस्ट भी आ गए हैं। तो जो केयर गिवर्स होते हैं और जो पेशेंट होते हैं, उनको तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि कुछ ना कुछ काउंसलिंग जरूर करवानी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे जो दिमाग में थॉट्स चल रहे होते हैं, उनमें काफी क्लैरिटी मिल जाती है। डॉक्टर साहब, यूं समझ लीजिए आपने
मेरे सवाल पूछने से पहले ही जवाब दे दिया। जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज का। मेरे दिमाग में दो सवाल आ रहे थे। एक तो आपने सही कहा कि महिलाओं को ऐसा लगने लगता है कि हमारी कोई गलती हो गई, ब्रेस्ट कैंसर हो गया हमें, तो हमने कुछ गलत कर दिया, हमारा दोष है। तो एक तो उनको इस साइकोलॉजी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, चाहे वो हेरिडिटरी ही क्यों ना हो, आपकी कोई गलती नहीं है। और किसी भी दूसरी बीमारी की तरह के आप एक पेशेंट है और उसको ठीक किया जा सकता है। इसका जवाब आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिया। दूसरा सवाल जो आपके जवाब देते देते मेरे दिमाग में आया था, उनके परिवार वाले। अब हम इतना तो ग्रो कर ही गए हैं एक समाज के तौर पर कि हम समझने लगे हैं, हम भी आगे बढ़कर उन महिलाओं की मदद करना चाहते हैं, उनकी केयर करना चाहते हैं। लेकिन दोस्त हुए, परिवार वाले हुए, बेटे हुए, पति हुए, उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं समझ में आता कि हम मदद करें कैसे। एक तो वो भी कॉन्शियस रहती हैं कि हम मदद लें कैसे, और हम कॉन्शियस रहते हैं कि हम मदद करें कैसे। तो क्या करना चाहिए, मतलब जो केयर गिवर्स आपने बताया, उन्हें क्या करना चाहिए? सर देखिए, हर इंसान के अंदर ना एक बेसिक समझदारी होती है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल यहीं पे आप पड़ता है, जो एग्जामिनेशन होता है उस समझदारी का ना सर जी। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। सपोज करिए किसी को कैंसर की डायग्नोसिस बनी है ना, तो क्या होता है ना, रिश्तेदार आके ना ढेर सारी सलाहें देने लगते हैं जी। ये मत खाओ, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, इससे मत मिलो। बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं पेशेंट्स। बिल्कुल ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सलाहों से बचें। ओके। हाँ, क्या जरूरी होता है, देखिए पेशेंट के दिमाग में 100 चीजें चल रही होती हैं, पेशेंट को सुने। बिल्कुल ठीक। हाँ, सो अब पेशेंट हियरिंग लिसनिंग इसको कहते हैं ना, कि शांति से ना आप सुने मरीज क्या कह रहा है। देखिए फैमिली मेंबर्स के दिमाग में भी 100 चीजें चल रही हैं, तो सबसे बड़ी चीज है ना कि सुनने वाले लोग चाहिए, सलाह देने वाले नहीं। बहुत बढ़िया। तो अपना सब, देखिए सबको, हमें आपको, हम कैंसर हो चाहे ना हो, सब हम एक सपोर्ट सिस्टम के साथ काम करते हैं। तो कैंसर जिस व्यक्ति को हो, उसको ये देखना है कि उसको अपने सपोर्ट सिस्टम में कैसे लोग चाहिए जी। तो मैंने ये देखा है कि ऐसे लोग रखें कि जो आपको सलाहें ना दें, जो समझदार हो और जो कहने से ज्यादा आपकी सुने, वो सबसे जरूरी चीज है। अच्छा, ऐसे भी लोग मिल जाते हैं कि तुमने तो ये गलती की होगी इसलिए ये हो गया, है ना। तो बहुत सारे लोगों से बचे भी, है ना। ये समय देखिए रिश्ते निभाने का नहीं है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। बिल्कुल ठीक, है ना। बिल्कुल। तो हमारी प्रायोरिटीज भी काफी चेंज हो जाती हैं, तो प्रायोरिटीज चेंज करिए, वो जरूरी है। उसके लिए भी आपको अपराध बोध की जरूरत नहीं। तो ऐसा सिस्टम बना के चलेंगे सर। बिल्कुल है। अच्छा, कुछ लोगों को ये लगता है कि अब जैसे कि हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ खासतौर पे प्रॉब्लम है कि वो खाना नहीं बना पा रही, हो सकता है सब्जियां लाने का काम नहीं है, तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि हाँ, ऐसे समय लोगों की और सहायता लें। अब ना लोगों के साथ ये होता है कि नहीं, सब कुछ मुझे ही करना है, बीमारी हो तभी भी हम ही करेंगे। तो ये चीज समझनी है कि नहीं, इफ यू आर नॉट वेल, ओके, रेस्ट। हेल्प एक्सेप्ट करना भी, इट्स ओके टू एक्सेप्ट द हेल्प। इट्स एब्सोल्युटली ओके। यस डॉक्टर साहब, आपकी इस बात से मुझे दो चीजें जो पकड़ में आई हैं। सुनना एक बहुत बड़ी आर्ट है। मैं किसी एक सिंगर, म्यूजिक टीचर से बात कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि साहब, आप अपने जो शिष्य हैं, अपने स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या एक टीचिंग देते हो, इंपॉर्टेंट टीचिंग? तो उन्होंने बोला कि मैं उनको बोलता हूँ, तानसेन बनने से पहले कानसेन बनना सीखो। मतलब पहले सुनना सीखो, बाद में गाना। सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दोस्त भी देखा जाए डॉक्टर साहब तो वही अच्छा है जो सुने आपको। yes. सुनने वाले ही नहीं है, हमें अपनी ही बात कहते रहने में मजा आता है। दिस इज नंबर 1। yes. दूसरा बात जो आपने बहुत बढ़िया कही, बहुत सारे लोग सलाह देने आएंगे। yes. आपको भी पता होगा कि कौन लोग, मुझे माफ कीजिएगा ये शब्द यूज करने के लिए, टॉक्सिक है। उनसे बात मत कीजिए, क्योंकि वो ऐसी सलाहें देंगे या आपको दोष ठहराएंगे कि आपने कुछ गलत कर दिया है, उसी वजह से ऐसा हो गया। यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी आपको। प्लीज। एक पेशेंट थे, उनकी ना कैंसर की बीमारी दोबारा वापस आ गई, तो उनके घर में 2 रिलेटिव्स आए और उनसे पूछते हैं, हाँ तो अभी कितना समय बचा है, हाउ मच टाइम यू हैव लेफ्ट। आई मीन बहुत इनसेंसिटिव कमेंट, बहुत ही ज्यादा इनसेंसिटिव। अब लोगों को लगता है कि शायद वो भला सोच रहे हैं, हाँ, बट बहुत ही इनसेंसिटिव कमेंट था ये। ऑफ कोर्स मतलब बहुत ही, इफ एट ऑल आई एम परमिटेड टू से, स्टूपिड क्वेश्चन था ये कि जी कितना समय बचा है। ये आपने सही कहा, बहुत ही इनसेंसिटिव है ये मामला। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगर ट्रीटमेंट पार्ट की बात करें, तो इन पिछले 5 सालों में ऐसे क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं जिससे हम, थोड़ा उनके बारे में बताइए, जिससे हम बिल्कुल फील कर सके
नाउ वी आर सेफ। सर देखिए, डेवलपमेंट्स ना बहुत सारे लेवल्स पे हुआ है। एक इंडिया में अगर डेवलपमेंट की बात करें तो जो सुविधाएं, जो फैसिलिटीज केवल टायर 1 सिटीज में उपलब्ध थी, जी। अब छोटे छोटे शहरों में भी उपलब्ध हैं। पहले क्या थी ना कि हेल्थ फैसिलिटीज एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड थी। बीमारी के इलाज के लिए हमेशा लोग भाग भाग के छोटे शहरों से बड़े शहरों में आते थे। दिल्ली, बॉम्बे। यस, लेकिन अब छोटे छोटे शहरों में भी कैंसर जैसी बीमारी का अच्छा इलाज उपलब्ध है, मशीनें उपलब्ध है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज, रेडिएशन की मशीनें। तो ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, कैंसर में ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए, एक होता है सर्जरी। पहले क्या करते थे ना कि ब्रेस्ट पूरा रिमूव कर देते थे कि कैंसर है, रूट्स हैं, वापस आ जाएगी बीमारी, पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर दो। लेकिन आज हमें ये पता चलता है कि कैंसर जैसी बीमारी में भी वी नो कि कहाँ पे हमें बहुत रेडिकल होने की जरूरत नहीं है, वेयर लेस इज एनफ। तो कहाँ केवल ब्रेस्ट की गांठ निकाल के ट्रीटमेंट हो सकता है, पूरा ब्रेस्ट नहीं रिमूव करना। अच्छा, कीमोथेरेपी से लोगों को बहुत डर लगता था। जी जी जी। सबसे बड़ा रिस्क जो फिल्मों में दिखाते हैं कि कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई और सारे बाल गिर गए। हाँ। तो थोड़ा ड्रामेटिक चीजें हैं। हर कीमोथेरेपी से हेयर लॉस नहीं होता है, लेकिन हाँ, आजकल कूल कैप करके डिवाइसेस आ गई हैं जी। जिससे हेयर लॉस भी कम हो गया है। पहले लोगों को लगता था कि कीमोथेरेपी करेंगे तो बड़ा पेनफुल होगा, बड़ा वॉमिटिंग होती रहेगी, बहुत अनप्लेजेंट जर्नी हो जाएगी, बट सपोर्टिव केयर बहुत इंप्रूव कर गया है जी। इतनी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं कि नोजिया वॉमिटिंग ना के बराबर होता है। दूसरे साइड इफेक्ट्स को भी फाइट करने की अच्छी मेडिसिन है। कुछ और तरीके के भी डेवलपमेंट्स हैं। एक है इम्यूनोथेरेपी। एक देखिए, हर कैंसर सेम नहीं होता, हर पेशेंट सेम नहीं होता। ब्रेस्ट कैंसर एक होता है, एक सब टाइप होता है जिसको हम ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, जो सबसे एग्रेसिव कैंसर होता है। उसमें इम्यूनोथेरेपी का इलाज बड़ा अच्छा कारगर काम कर रहा है। स्पेशली अगर किसी को ऑपरेशन, देखिए कैंसर की गांठ अगर एक ही जगह है तो हम ऑपरेशन करवा देते हैं, राइट। पर कई बार देखते हैं बीमारी उसके बाद वापस आ गई। अच्छा, वापस क्यों आती है? क्योंकि कैंसर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लड में जाने की टेंडेंसी कहीं और चला गया वो। हाँ, वहां से वो वापस आता है। तो इसलिए आजकल कॉन्सेप्ट ये है कि कैंसर की सर्जरी से पहले ही कुछ इलाज कर दिया जाए ताकि जो ब्लड में सेल्स है वो कम हो जाए, ब्लड की सफाई कर दी जाए। तो लोग सर्जरी से पहले कीमोथेरेपीज देते हैं। ड्यूबल की। हाँ जी। और आजकल इम्यूनोथेरेपी करके एक इलाज आया है। इम्यूनोथेरेपी एक अलग तरह की दवाइयां होती हैं, ये कीमोथेरेपी वाली दवाइयां नहीं है। अब लोगों को सुन के ये आश्चर्य लगे कि आपका जो बॉडी का इम्यूनिटी होता है ये केवल इन्फेक्शन से नहीं, कैंसर से भी फाइट करता है। जी हाँ, बिल्कुल जी। तो इसी प्रिंसिपल को यूज करके कुछ स्पेशल तरह की मेडिसिन बनाई गई हैं जो एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, जो कि कैंसर का खात्मा करती है। और ये देने से फिर ये इम्यूनोथेरेपी दे दी, सर्जरी करा दिया, जो बचा हुआ ट्रीटमेंट है वो कर लिया, तो कैंसर वापस आने का जो रिस्क है वो काफी कम हो जाता है। तो इम्यूनोथेरेपी बहुत अच्छा हो गया है, सपोर्टिव केयर इंप्रूव कर गया है, सर्जिकल टेक्निक्स इंप्रूव कर गई हैं, रेडिएशन की मशीनें। अब रेडिएशन क्या होता है? कैंसर्स में क्या होता है सर, रूट्स होती हैं जी। जड़ें होती हैं। अब कोई पेशेंट आया, पूछा सर्जरी तो करा ली, आगे रेडिएशन क्यों कराना? कैंसर में ना जड़ें होती हैं जिससे वापस ग्रो करता है। तो इसलिए ना हम रेडिएशन यानी कि लेजर्स यानी रेस का इस्तेमाल करते हैं उन जड़ों को जलाने के लिए। तो आजकल लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट रेडिएशन मशीन्स आ गई हैं जिनमें प्रिसीजन बड़ा अच्छा होता है कि जो सराउंडिंग टिश्यूज को जो साइड इफेक्ट होने वाला होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो कम से कम हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे नए नए डेवलपमेंट्स आए हैं जो कैंसर ट्रीटमेंट में पेशेंट्स को काफी हेल्प कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। मैं ये सवाल मेरे दिमाग में उठ ही रहा था जब आप ये बात बता रही थी कि कैंसर से ट्रीटमेंट, कैंसर के ट्रीटमेंट से रिलेटेड जी। बड़ी सारी भ्रांतियां, बड़े सारे डर, बड़े सारे कंफ्यूजन पूरे समाज में है। क्योंकि गूगल पेशेंट बहुत हो गया है आजकल। ये एक टर्म मेरे को किसी एक डॉक्टर साहब ने बोला, गूगल पेशेंट, गूगल डॉक्टर जी। वो खुद भी डॉक्टर बन जाते हैं जी। आपने बिल्कुल सही कहा। जी। सपोर्टिव थेरेपी आ चुकी है, टारगेटेड थेरेपीज आ चुकी हैं, इम्यूनोथेरेपी आ चुकी है, जिनसे कम से कम आपकी बात से ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये भ्रांतियां अब बिल्कुल बेकार हैं, इनका कोई मूल नहीं है, इनका कोई बेस नहीं है। वी आर एब्सोल्युटली सेफ। आपके हाथों में, आपके एक्सपर्टाइज, क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हाथों में हम बिल्कुल सेफ हैं। अब इस तरीके की जो साइड इफेक्ट्स हुआ करते थे ट्रीटमेंट के, वो अब नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए डॉक्टर साहब से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा जो मुझे पूरी उम्मीद है आपके बहुत काम आएगा। डॉक्टर साहब, हम लोग ने ट्रीटमेंट की बात कर ली, हम लोग ने एडवांसमेंट्स की बात कर ली, हमने भ्रांतियों के बारे में बात कर ली, हमने डर के बारे में बात कर ली, हमने सेल्फ चेकअप की भी बात कर ली। फर्ज कीजिए कोई भी एक महिला है इस प्रोग्राम को सुनने के बाद वो ये डिसाइड करे कि चलो लेट मी चेक माई सेल्फ, लेट मी एस्टैब्लिश अ रूटीन कि जी मैं ऐसा ऐसा करूंगी अब अपने स्वास्थ्य के लिए। जी। एक मॉडल दीजिए जी। अगले एक हफ्ते में कोई भी महिला ऐसा क्या करे
अपने हेल्थ के लिए, अपनी ब्रेस्ट हेल्थ के लिए? बहुत अच्छा सवाल है सर। तो देखिए, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन तो हमने डिस्कस कर ही लिया। मेमोग्राम जरूरी है। जी, ओके। मेमोग्राम एक ऐसी जांच है, सिंपल वर्ड्स में बोलें तो एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट। मेमोग्राम, अगर किसी महिला की उम्र 40 साल से ज्यादा है तो मेमोग्राम एक ऐसी जांच है जिसका डेटा आया है कि स्क्रीनिंग मेथड है कि अगर 1 से 2 साल में एक बार मेमोग्राम करवाते हैं तो उससे ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क में कमी होती है, ब्रेस्ट कैंसर से होने वाले डेथ्स में कमी होती है। क्योंकि देखिए, आपने सेल्फ एग्जामिनेशन कर लिया, छोटी छोटी गांठें पकड़ में आती है, बट फिंगर्स की भी कुछ सेंसिटिविटी होती है, कुछ लिमिटेशंस होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मेमोग्राम छोटे से छोटे 0.2 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर की गांठ को भी पकड़ सकती है। एक आपको फिगर देती हूँ। ब्रेस्ट कैंसर अगर अमेरिका में हुआ तो 8 महिलाओं में से 7 महिलाएं बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, चाइना में से 5 में से 4 ठीक हो जाती हैं। इंडिया में से बस 2 में से 1। 50% 50%। यस, ओनली बिकॉज स्क्रीनिंग नहीं होती हमारे यहाँ। ओह गॉड। तो देखिए, लाइफ स्टाइल मैंने आपको बताया, आपको एक्सरसाइज की अहमियत बताई, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल अवॉइड करिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है ये देखिए, लेकिन मेमोग्राम बहुत जरूरी है जी। और कुछ नहीं। तो अगर मेमोग्राम ही कर रहे हैं तो कैंसर छोटी सी गांठ में ही पता चल जाए। तो देखिए, जितनी कम बीमारी उतना कम इलाज। बहुत बढ़िया। जी। ये इस बात से मुझे 2 चीजें पकड़ में आ रही हैं जो मैं खुद की लर्निंग के हिसाब से आ रही है। मैं भी पारिवारिक इंसान हूँ जी। 2 चीजें समझ में आ रही है, एक तो सेल्फ चेकअप, दूसरा मेमोग्राम। यस। दोस्तों, एक बार मैं गौर से बोलना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ने अभी बोला मेमोग्राम 40 साल की उम्र की से ज्यादा की महिलाओं में थोड़ा ज्यादा जरूरी हो जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब 40 साल की उम्र से कम की भी महिलाओं में ये रिकमेंडेड है अगर कोई गांठ पकड़ में आ जाए तो? उन्हीं लोगों में रिकमेंडेड है सर। देखिए, स्क्रीनिंग तब कहते हैं जब कोई सिम्टम नहीं है, मतलब आपने सेल्फ एग्जामिनेशन कर लिया और आपको कोई गांठ नहीं मिली। करेक्ट। अच्छा, 40 साल से कम में तभी रिकमेंडेशन है अगर फैमिली में किसी को कैंसर से, या आपको कुछ हेरिडिटरी कैंसर, जो हम आनुवांशिक कैंसर की बात करते हैं, जी। उसमें तो फिर ये डिसाइड करते हैं कि कब मेमोग्राम शुरू करना है कि उस इंसान में बाकी लोगों को कब कैंसर हुए हैं। ओके, ये भी दोस्तों बात सीखने की है कि डरिए मत। जस्ट इन केस हमारी फैमिली हिस्ट्री में कहीं पर इस तरीके का कैंसर हुआ हो, हमारी माँ को, दादी जी को, परदादी जी को, किसी को भी, तो अवेयर रहें और एक बार मेमोग्राम को कंसिडर जरूर करें। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि जस्ट इन केस कोई महिला, कोई यंग लेडी ये डिसाइड करे कि चलिए, जैसा अभी इस प्रोग्राम के तहत कहा गया, डॉक्टर साहब ने समझाया है, तो चलिए मैं एक मेमोग्राम करा लेती हूँ, तो क्या वो एक फिजिशियन से इस बारे में बात करें या वो सीधे ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आए? देखिए, महिला तो मेमोग्राम खुद भी जाके करवा सकते हैं। जी जी। है ना, आपको किसी फिजिशियन से भी मिलने की जरूरत नहीं है। ओके। लेकिन हाँ, तो आप फिजिशियन से मिलकर भी करवा सकते हैं, आप ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलकर करवा सकते हैं, आपको जिसका सबसे पहले अपॉइंटमेंट मिल जाए। ओके। गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर करवा सकते हैं। नाइस, वेरी नाइस। हाँ। डॉक्टर साहब, क्यों मैंने ये सवाल पूछा, क्योंकि ठीक है, महिलाएं जो है वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से हमेशा से जुड़ी रहती हैं। हाँ। वो उनके फैमिली डॉक्टर हो जाते हैं, फ्रेंड्स हो जाते हैं, तो शायद वो उनसे खुलकर बात कर पाएंगे कि डॉक्टर साहब मैं एक मेमोग्राम कराना चाहती हूँ, करवा दीजिए प्लीज। तो ऐसा तो नहीं होना कि वो गायनेकोलॉजिस्ट कहती क्यों तुमको मेमोग्राम क्यों कराना है, तुम ऐसा करो ये ऑन्कोलॉजिस्ट से मिल लो। तो वहाँ ऐसा ना हो कि उस महिला के मन में डर बैठ जाए। देखिए सर, डरना तो कभी नहीं चाहिए जी। सबसे जरूरी चीज तो ये समझनी है कि कैंसर है तब भी क्या आपको डरना चाहिए? जी जी। तो सारा डिस्कशन तो यही है कि कैंसर हो तभी भी नहीं डरना चाहिए। तो अगर कोई ये कह रहा है कि शायद कैंसर हो सकता है, वहां तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमें यही कॉन्फिडेंस तो देना है पब्लिक को कि ट्रीटमेंट है, इलाज है। करेक्ट। इलाज के साइड इफेक्ट्स का भी इलाज है। देखिए, इन्वेस्टिगेशंस बड़ी सिंपल हैं, मेमोग्राम हो गया, एमआरआई हो गया, ये कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट करवा सकती हैं। तो यूजुअली देखिए, आज का सिस्टम ये हो गया है कि जब पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ टेस्ट, क्योंकि इजीली अवेलेबल है, सिंपल टेस्ट हैं, आराम से करवा देते हैं और उसके बाद फिर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं। देखिए सर, कई बार डॉक्टर्स के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और प्रॉब्लम ये होता है कि उनको शायद हमारे मेडिकल एजुकेशन में ना सर ये ट्रेनिंग ही नहीं है कि हाउ टू ब्रेक अ न्यूज। ये फॉल्ट ये है सर, ये फ्लॉ है। हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है बट बहुत सारी चीजें, हाँ, ये सॉफ्ट स्किल्स नहीं सिखाते। तो कई बार लगता है कि नहीं, लेट समबडी एल्स डू द टास्क। हाँ हाँ। तो वो कहते हैं कि चलो शायद इसमें कैंसर लग रहा है, बट लेट द ऑन्कोलॉजिस्ट टेल देम। अच्छा जी। हाँ सर, तो ये बात भी है, मेरे को नहीं पता, उनसे पूछते। तो ये चीज भी है ना। और कई बार ऐसा होता है कि अब जैसे मेमोग्राम की मैं बात कर रही हूँ, मेमोग्राम कई बार बहुत क्लियर कट बता सकता है कि ये शायद कुछ बिनाइन सी लंप है, नहीं, पर ये शायद कैंसर वाली लंप है। तो जब वो मेमोग्राम की रिपोर्ट देखते हैं तो अब आइडियली तो मैंने ये बताया कि बायोप्सी करवा लो,
पर वो बायोप्सी करवाए बिना फिर हमारे पास भेज देते हैं, ओके है ना। फिर हम बायोप्सी करवा देते हैं, हम बताते हैं कि हाँ इसमें कैंसर का चांस लग रहा है, लेकिन जब तक बायोप्सी नहीं होगी तब तक 100% कन्फर्मेशन नहीं आएगा। तो वहां पे रिपोर्ट्स करेंगे और अगर लगता है कैंसर है तो फिर जैसा हमने स्टार्ट किया कि हाँ कैसे बताना है, कैसे बहुत बातचीत बढ़िया, करनी है। बहुत बढ़िया। दोस्तों एक और चीज की मैं यहाँ पर क्लैरिटी देना चाहूंगा। डॉक्टर साहब ने अभी एक टर्म यूज किया, थोड़ी देर पहले भी यूज किया था, FNAC एंड बायोप्सी। जी इसके इन दो टर्म्स को लेकर भी जबरदस्त भ्रांतियां हैं। जी जैसे आपने कहा कि अगर FNAC करेंगे तो वो फूट जाएगा, जी बढ़ जाएगा और डेवलप हो जाएगा, ये भ्रांतियां हैं। जी जबकि मैं यहाँ पर क्लैरिटी देना चाहूंगा कि FNAC मतलब फाइन नीडल एस्पिरेशन, मतलब फाइन नीडल, मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि जैसे इंजेक्शन भी थोड़ी सी चुभन देता है, लेकिन FNAC में वो भी नहीं है। ये बिल्कुल आसान है और बिल्कुल सेफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें निकल के आई हैं, FNAC एंड मैमोग्राफी। ये दोनों टेस्ट ऑलमोस्ट कंक्लूसिव हैं, जी पता चल जाएगा जी है या नहीं। उसके बाद कहा जाता है ना, डर के आगे ही जीत है। तो डर को मारने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, जी लेकिन वो चीज हमें एक चैलेंज देती है। जिंदगी है, बहुत मुश्किल से मिली है और हमें लड़ना है। जी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब कुछ सवाल जल्दी जल्दी से पूछना चाहूंगा। कोई भी एक ऐसी भ्रांति के बारे में बताइए जो आप बहुत रेगुलर सुनती हो। रेगुलरली तो सबसे ज्यादा बायोप्सी है, लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग भ्रांति बताती हूँ। प्लीज डू। हम ना विलेजेस में कैंप्स के लिए जाते हैं, जी तो वहां पे ना लेडीज का एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, वो ना ब्लाउज में पर्स रखती हैं। आपने जी। भी देखा होगा, जी जी जी। उनको लगता है पर्स रखने की वजह से कैंसर होता है। Oh God, आजकल ये हम बहुत सुन रहे हैं कि ब्लाउज में पर्स रखा था उससे तो कैंसर नहीं होता, उससे तो कैंसर नहीं होता। लेकिन हाँ, बाकी तो सबसे ज्यादा कॉमन तो यही है कि सर निडल डालेंगे और कहीं कैंसर फूट ना जाए। फूट ना जाए। और दूसरा सबसे ज्यादा लोगों को फिर ये भी स्टिग्मा है कि उस घर में शादी नहीं करेंगे क्योंकि कैंसर है, कैंसर डेथ सेंटेंस है। तो ये तो बहुत ही कॉमन ये है, प्रॉब्लम है कि लोगों को लगता है कि कैंसर हो गया तो इसका मतलब जान गई। सबसे असरदार असर क्या उठा सकती हैं महिलाएं इस पूरी की पूरी स्टिग्मा से लड़ने के लिए, इस भ्रांति से लड़ने के लिए, इस बीमारी से लड़ने के लिए? ओपन डिस्कशन सर, बातचीत जरूरी है। बहुत बढ़िया। सबसे जरूरी चीज देखिए यही है ना, बातचीत ही नहीं होती है। जी जी। आप जी, वर्क जी। प्लेसेस पे बात करो, हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे तो कोई और नहीं बनाएगा। आपको हेल्थ में प्रॉब्लम्स हैं तो एक दूसरे से बात करनी चाहिए। ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है तो बात करनी चाहिए। हर प्रॉब्लम निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हाँ। बहुत प्यारी बात कही डॉक्टर साहब आपने। और अगर हम- तो है ही जी। सेल्फ एग्जामिनेशन एंड मैमोग्राम। अगर हम अपने आप को आज मॉडर्नाइज कहते हैं, जी प्रगतिवादी कहते हैं, जी। प्रगतिशील कहते हैं, जी ठीक है, एक अच्छा सा टर्म यूज करते हैं, समझदार कहते हैं। अगर हम अपने आप को समझदार कहते हैं जी तो फिर इन चीजों के बारे में खुलकर बात क्यों नहीं करते? यस हमारा चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे घर Yes. हो, चाहे ऑफिस हो, इस बारे में खुल के बात होनी चाहिए। इसके बारे में बात ना करके हम अपने आप को और मुसीबत की ही तरफ लेके जा रहे हैं। हमें कुछ तकलीफ हो जाती है, फिर चाहे वो कैंसर से रिलेटेड हो या किसी और बीमारी से, हम आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं तो कोई ना कोई कुछ कह ही देता है कि भाई फला डॉक्टर साहब से मिल लो, देखो जी मेरी बात मत मानो या किसी और की बात मत मानो, एंटीबायोटिक्स अपने आप ना शुरू करो, वगैरह वगैरह। जी डॉक्टर साहब पूरे समाज के लिए जी ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड जी एक शब्द कहिए। ब्रेस्ट कैंसर का निदान संभव है, क्या बात, सबसे जरूरी बात है सर। बहुत बढ़िया। सो सोल्यूशन इज हेयर, यस निदान संभव है दोस्तों। बस Yes. अब हमें घबराना बंद करना होगा। जी डर के आगे जीत है। आगे आइए, सेल्फ एग्जामिनेशन करिए, डॉक्टर्स के साथ जाके मिलिए, निगलेक्ट ना बातचीत करें। कीजिए, उसको नेग्लेक्ट Neglect ना तो करें। बिल्कुल ना करें। कुछ भी चेंजेस आते हैं तुरंत अपना चेकअप कराइए और डॉक्टर्स के पास जाइए। डॉक्टर तिवारी मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना ओपन डिस्कशन हुआ। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है जो भी इस प्रोग्राम को देखेंगे सुनेंगे उन्हें बहुत सारी भ्रांतियों से अब छुटकारा मिलना चाहिए। मुझे ये भी उम्मीद है कि जो भी पेशेंट्स या जो भी लोग आपसे मिलकर और जानकारी लेना चाहेंगे जी वो आपसे जरूर मिल पाएंगे। डॉक्टर तिवारी मैम आर्टिमस हॉस्पिटल गुरुग्राम में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। बहुत आराम से एक्सेसिबल है, आप चाहें उनसे जाके मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। उनके पास पूरी टीम है, वो विशेषज्ञ है, कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं, वो जानती हैं कि वो क्या कर रही हैं। डॉक्टर तिवारी मैम, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. आपका बहुत बहुत शुक्रिया।